नमस्कार दोस्तों, अन्वी टीचिंग में आपका स्वागत है। भारत को जानो सीरीज में यह हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम तमिलनाडु को लेके चलेंगे, जिसके 2 वीडियो आएंगे। ये पहला वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी। उससे पहले दोस्तों प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। तमिलनाडु दक्षिण भारतीय शहर है भारत का। इसकी राजधानी चेन्नई, भाषा तमिल। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। सरकार की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानी स्वामी हैं। संसद की बात करें तो लोकसभा की 39 यानी कि 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। राजकीय प्रतीकों के बारे में बात करें तो राजकीय पशु नीलगिरी तहर, पक्षी पन्ना कबूतर, वृक्ष ताड़, कीट तमिल योमन जो कि तितली का एक प्रकार है, फूल ग्लोरियोसा, फल कटहल, खेल कबड्डी है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। वह जनसंख्या के हिसाब से 6वां। यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतों, बहुधार्मिक तीर्थ स्थलों, हिल स्टेशनों का घर है और 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। अब यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रागैतिहास, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रागैतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट संगम अवधि रही, जो 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी की थी। तमिलनाडु के लोगों और शासकों का प्रारंभिक इतिहास तमिल साहित्य स्रोतों में से एक विषय है, जिसे संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। अलंगाकुलम पुरातात्विक स्थल में खुदाई से पता चलता है कि अलंकुलम संगम काल के महत्वपूर्ण केंद्रों या बंदरगाह शहरों में से एक है। मध्यकाल की बात करें तो 14वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु ने महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके बेटे मक्कमल्ला नरसिम्हवर्मन प्रथम के तहत पल्लव वंश का उदय देखा। इनकी राजधानी कांचीपुरम रही। तमिल वास्तुकला इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर रही। नरसिंहवर्मन ने शोर मंदिर का निर्माण कराया, जो अब विश्व धरोहर स्थल है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश के लोग आए और इनके काल में बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। 13वीं शताब्दी में पांड्य का उदय हुआ। पांड्य की राजधानी मदुरै थी। इस समय में मीनाक्षी मंदिर, नेलायप्पर मंदिर आदि बने। व्यापार व साहित्य में पांड्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। 18वीं सदी के सत्ता संघर्ष की बात करें, इस काल में तमिलनाडु कई छोटे शासकों के नियंत्रण में था, जो स्वतंत्र होने के इच्छुक थे। 1609 के आसपास डच ने पुलिकट में एक बस्ती की स्थापना की। 1939 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुलिकट के दक्षिण में एक बस्ती की स्थापना की व फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में 1693 तक व्यापारिक पदों की स्थापना की। ब्रिटिश व फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास जैसे युद्ध इसमें देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब मद्रास राज्य बना। बाद में भाषाई लाइनों के साथ विभाजित किया गया। 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया, जिसका अर्थ है तमिल देश। यहाँ के भूगोल के बारे में बात करें तो इसके पश्चिम में केरल, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में आंध्र प्रदेश व पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ियों पे होता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश वाले बादल राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। पूर्वी भाग उपजाऊ तटीय मैदान है। मध्य व दक्षिण मध्य क्षेत्र शुष्क मैदान है और कम वर्षा वाला स्थान है। अब आइए यहाँ की जलवायु के बारे में देखते हैं। राज्य की जलवायु शुष्क
उप आर्द्र से लेकर अर्ध शुष्क तक है। राज्य में वर्षा 2 अलग अलग अवधि में होती है। पहली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा पूर्वोत्तर हवाओं के साथ अक्टूबर से दिसंबर में। राज्य की वार्षिक वर्षा लगभग 945 मिमी है। राज्य पूरी तरह से अपने जल संसाधनों की आपूर्ति के लिए बारिश पर निर्भर है, अतः मानसून की विफलता से गंभीर सूखे का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ के नदियों की बात करें तो यहाँ की 6 प्रमुख नदियाँ हैं। अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी दक्षिण की गंगा कहलाती है। यह सह्याद्री पर्वत के दक्षिण छोर से निकलकर दक्षिण पूर्व की दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई लगभग 800 किलोमीटर मार्ग तय कर कावेरी पट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कोलेरून नदी श्रीरंगम में कावेरी के द्विशाखित होने पर उत्पन्न होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोलेरून नदी कावेरी डेल्टा दक्षिण भारत का सबसे अधिक उपजाऊ व सघन क्षेत्र है। यह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए प्रमुख है। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हैदर अली व सर आयरकूट के बीच यहीं पर हुआ। कोल्लिटम कावेरी की उत्तरी शाखा है। यह त्रिचनापल्ली में कावेरी से अलग होती है। 17 मील तक कावेरी के समानांतर बहकर श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। अर्काट तथा तंजौर की सीमा बनाती हुई देवीकोट के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पिनाकिनी नदी तमिलनाडु की वेन्नार नदी से इसका अभिज्ञान लिया गया है। वेगा नदी मदुरै के समीप बहती है, पश्चिमी घाट की पर्वतमाला से निकलती है, फिर दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम के पास समुद्र में मिलती है। यह स्थान स्थान पर लुप्त होती है। यहाँ की पहाड़ियों की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र हैं। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी व पूर्वी घाटों का संगम होता है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटियों में से एक है। भारत की टोडा जनजाति इस पर्वत श्रेणी के ढलानों पर रहती है। इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ आसपास के मैदान क्षेत्र के मुकाबले ठंडी और नम हैं। ऊपरी पहाड़ियाँ लहरेदार घास के क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। इन पर चाय, सिनकोना, कॉफ़ी और सब्जियों की व्यापक खेती होती है। दोस्तों, यह वीडियो तमिलनाडु के इतिहास और भूगोल के बारे में वर्णन करता है। इसका हम पार्ट 2 वीडियो जब ले आएंगे तो उसमें तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था, उत्सव, त्यौहार, संस्कृति, खनिजवाद, उद्यान, जीआई टैग और उनके प्रश्न उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।